चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं या नहीं, आज इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के कहने पर तीसरी बार, जी हां आपने ठीक सुना, तीसरी बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। जंग और दी न्यूज़ अखबार में खबर लगी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है, तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गद्दारी का मुर्तकिब हो जाऊं। और रह गई पुलिस, तो खून हल्का हवलदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। इस एक बात पे पुलिस वालों को कोसे बगैर आगे बढ़ जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे पीडीएम ज़िमनी इंतखाबात के नताइज से परेशान, मकबूलियत के दावेदार बल्दियाती इंतखाब से फिर फरार और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार या गैर जानिबदार। आज तहरीक इंसाफ ने कानूनी रास्ता इख्तियार करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया है। फैसला कब और क्या आता है इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन कुछ खबरें हैं जिससे चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे पर सवाल उठते हैं। पता चलता है कि वाकई दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। दो खबरें आपसे शेयर करता हूं, बाकी आप खुद फैसला कर लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार हैं या नहीं, आज इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत के कहने पर तीसरी बार, जी हां आपने ठीक सुना, तीसरी बार बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी कर दिए। क्यों? क्योंकि डर यह है कि अगर कराची वालों ने पीटीआई या किसी और जमात को मेयरशिप दे दी तो एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब बेरोजगार हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी ज़िमनी इंतखाबात में 2 सीटें जीतकर मकबूलियत से फूले नहीं समा रही, मगर अब भी इसे कराची में बल्दियाती इंतखाबात कराने से डर लगता है। अब सैलाब और अमन अमान का मसला बनाया गया है, मगर हकीकत यह है कि अपनों को नवाजने के चक्कर में पीपल्स पार्टी तकरीबन 15 साल से कराची वालों के हक पर डाका डाल रही है। और सितम देखिए कि इस बार फिर इलेक्शन कमीशन ने कराची को शहरी हुकूमत ना देने के इस घिनौने काम में पीपल्स पार्टी की पूरी सहूलतकारी की है। अगर अब भी किसी को लगता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर गैर जानिबदार है तो ये दूसरी खबर भी सुन लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात न करवाने पर केस की समाअत में कहा है कि पंजाब हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेजेंगे। सिकंदर सुल्तान राजा का कहना था कि अब हम पंजाब हुकूमत के साथ मजीद कोई इजलास नहीं करेंगे, अब हम फैसला करेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट रेफरेंस भेज रहे हैं। इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को खत में तमाम तफसीलात लिखें कि पंजाब हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात को संजीदगी से नहीं ले रही। पंजाब हुकूमत आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रही है। अब आप खुद बताएं, सिंध हुकूमत की ताबेदारी और पंजाब हुकूमत को धमकियां, इसे जानिबदारी ना कहें तो और क्या कहें? फिर सवाल तो उठेंगे। सवाल यह भी है कि मकबूलियत की दावेदार पीपल्स पार्टी बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भाग रही है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन पहले बात हो जाए ज़िमनी इंतखाबात के नताइज को लेकर पीडीएम इत्तेहादियों में जो कोहराम मचा है, इससे हम आगाज़ करेंगे। सदीक जान और नूरुल आरफीन मेरे साथ हैं। नूरुल आरफीन, ये जो हम देख रहे हैं एमक्यूएम की मुलाकात को फिर डेडलाइन दी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात भी हो गई, तो आपको लग रहा है कि सच्ची मोहब्बत एमक्यूएम को फिर दोबारा मिल गई है? अब एमक्यूएम की हालत इस वक्त उस बीवी की तरह से जो अचानक से मैके जाने का ऐलान कर देती है और फिर जब उसे यकीन हो जाता है कि उसका खावंद उसकी गैर मौजूदगी में न सिर्फ सेलिब्रेट करेगा इन्वर्टेड कॉमास में, बल्कि उसको भूल ही जाएगा, तो वो अज़ खुद मान ही जाती है। एमक्यूएम रूठती मानती फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है। एमक्यूएम का मुँह हमेशा, एमक्यूएम का पेट हमेशा पैसों से भरा गया है। इस वक्त भी वो पैसे खेल रहे हैं। कामरान टिसोरी साहब फ्री में गवर्नर नहीं बने हैं, एमक्यूएम ने उनको मुफ्त में गवर्नर कबूल नहीं किया है। एमक्यूएम को पता था कि कामरान टिसोरी की आमद के बाद जब कामरान टिसोरी को महज एक ओहदा राब्ता कमेटी में लेकर के एक सेनेटर बनाने के लिए और स्प्लिट एमक्यूएम ने गवारा की थी, तो एमक्यूएम को ये नहीं पता था कि गवर्नरी उनको दे करके पार्टी 300 टुकड़े हो जाएगी। एमक्यूएम को बिल्कुल पता था, एमक्यूएम के लोगों को बिल्कुल पता था। लेकिन ये फ़ाइल जहाँ से आई है, एमक्यूएम वाले ज़ाहिर है उनकी फ़ाइलें वहाँ पे भी दबी हुई हैं, तो वो कुछ कर तो सकते नहीं थे। लेकिन माने वो फ़ी सबीलिल्लाह नहीं है, ये लेन देन का नतीजा है, जिसके बाद कामरान टिसोरी की गवर्नरी आपके और मुझको देखने को मिली है।
और इस वक्त भी जो वो कर रहे हैं, कामरान टिसोरी ने रोज़ी हलाल करने की पूरी कोशिश की थी। सिंध हुकूमत में उनको बाकायदा वजारतों की मुशावरतों की बात भी हुई थी, लेकिन उसके बाद फिर मामला वही ढाक के 3 पात पे आकर के स्टैंड स्टिल पे आ गया था। इसीलिए अब ये दौड़ भाग हो रही है कि जनाब मरकज़ में 2 वजारतों से पेट नहीं भर रहा, अब कोशिश कीजिए कि सूबे में भी कुछ मिल जाए, क्योंकि MQM को पता है बल्दियाती इंतखाबात अगर हो गए तो MQM का मुंह काला होना तो दूर की बात है, MQM का मुंह होगा ही नहीं। चप्पल जूते पड़ेंगे अलग। शाह फैसल कॉलोनी में जो उनके साथ हुआ, MQM के गढ़ में नकब लगी है, PTI ने उनको जो है वो सफाया कर दिया है। बहुत बड़े मार्जिन से नहीं किया है, लेकिन बहरहाल जीत तो जीत होती है, चाहे 1 वोट से हो। इसलिए MQM को पता है कि ये आखिरी मर्तबा अम्मा चने भुनाने चली हैं। इस मर्तबा जो लपेट सकते हो लपेट लो, अगली मर्तबा ये जितने भी बैठे थे ना वज़ीर आज़म के आसपास, ये अपना CV लेकर के, हो सकता है कोई बोल के दफ्तर के बाहर खड़ा हो, कोई किसी फैक्ट्री के बाहर खड़ा हो, क्योंकि औकात तो सबकी वही है। 5,000 रुपये में कोई इनको मुलाजिम नहीं रखता, और इस वक्त बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स में, कोरोलाज में घूम रहे हैं, डबल केबिन में इनके जो है वो बॉडीगार्ड्स घूमते हैं, हालांकि बेचारों की जैसी बॉडी है वो आपको पता ही है। लाल दवाई अम्मा अब्बा को दिलाने के पैसे नहीं होते थे, और यूरोप में जो है वो बाकायदा जा कर के, अमरीका लंदन में जा कर के अपने दांतों का इलाज, अपने बीवी बच्चों का घुमैया वगैरह कराए जाते हैं। एक टटपूंजिया वज़ीर आज़म के बराबर में बैठा था, उसने अपने बेटे को याट लेके दिए। अब आप बताइए, ये हैदराबाद में एक फैक्ट्री का टाइम कीपर था, लोग आते थे और ये टाइम नोट करता था, ये लफंटर, ये इतना बड़ा लैंड माफिया है। एक साहब है वो दुबई में अपना कारोबार सेट किए बैठे हैं। भाई क्या जायदाद छोड़ के गए थे अम्मा अब्बा? किसके? ये सारे ऐसे नहीं बने, ये सारे ऐसे नहीं बने, ये बाकायदा आमन्ना सदखना का नतीजा है। और इनको पता है कि जितना फांदेबाजी करनी थी, जितनी इन्होंने टोपियां घुमानी थी वो घुमा ली, अब बस चल चलाओ है। इसलिए लपेटने लपाटने के दिन आ गए हैं। अच्छा। इनको भी ये पता है, और इसीलिए ये रोते हुए शहबाज शरीफ साहब को अब्बू समझ करके गए थे। उनको नहीं पता था अब्बू वहाँ नहीं है, अब्बू तस्वीरों में नहीं होते, अब्बू वीडियोज़ में नहीं होते, अब्बू उसके पीछे गए होते हैं, जो मैं और आप जानते हैं, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। लपेटने लपाटने के दिन है। इस पर सदीक जान आपका भी तबसरा लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हवाले से बताएं, आज एक अहम समाअत थी, क्या हुआ उसमें? देखें, बिल्कुल MQM पर तो बड़ी जामे बात कर ली है नूर अरफीन साहब ने, इसमें कोई और चीज़ ऐसी रह नहीं गई। उन्होंने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की कि आप ये जो 2-2.5 करोड़ का शहर है कराची, उनको मुबारक हो कि तमाम मसाइल कराची के हल होने वाले हैं अगले चंद घंटों में। जैसे ही ऐलान होगा, सूबाई वजारतें मिल जाएंगी या वफाक में 2 अहम ओहदे मिल जाएंगे, तो कराची के तमाम मसाइल इंशाल्लाह हल हो जाएंगे, और बड़ी कोई परेशानी की बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट से आज बहुत बड़ी खबर आई है, और ये खबर कराची के बल्दियाती इंतखाबात की खबर में दब गई है। आज सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा हुक्म जारी कर दिया है। जो नैब तरामीम के बाद रेफरेंसेस वापस भेजे गए हैं नैब अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तमाम तर तफसीलात तलब कर ली हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने और जस्टिस जावेद अहसन साहब ने यह हुक्मनामा लिखवाया है। जैसे मंसूर अली शाह साहब इस बेंच में मौजूद हैं, लेकिन मंसूर अली शाह साहब का मुसलसल ये कहना है कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्यों जाए। आप सुप्रीम कोर्ट से पार्लियामेंट का काम करवाना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट का काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ख्वाजा हारिस साहब जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने आज जिस पॉइंट पर ले आए हैं इस जो केस है उसको, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि तमाम केसेस की तफसीलात तलब कर ली हैं, फिर मुल्ज़मान के नाम तलब कर लिए हैं जो रेफरेंसेस वापस गए हैं, फिर इसमें अमाउंट कितनी इन्वॉल्व है ये तफसीलात मांग ली हैं, और इससे बढ़कर जो सुप्रीम कोर्ट ने जो हुक्म जारी किया है वो ये किया है कि तमाम वो रिकॉर्ड जो नैब अदालतों से वापस नैब हेडक्वार्टर को भेजा गया है, जितने रेफरेंसेस भेजे गए हैं, तमाम रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने का हुक्म जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया है कि तमाम रिकॉर्ड को महफूज बनाया जाए, उनकी डिजिटल कॉपीज बनाई जाएं, कोई चीज़ उस किसी रिकॉर्ड में रद्द-बदल नहीं होना चाहिए, कोई रिकॉर्ड चोरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि आग लग जाती है जब भी शरीफ खानदान इक़्तिदार में होता है, जब भी उस पार्टी के केसेस हों, आग बहुत ज़्यादा लगती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको डिजिटलाइज करें ताकि आग अगर लगती है या कोई चोरी भी हो जाता है रिकॉर्ड, क्योंकि चोरी भी हुआ था जरदारी साहब का केस और उसी वजह से रिकॉर्ड चोरी होने से वो बरी हो गए थे, तो रिकॉर्ड चोरी ना हो। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने तफसीलात मांगी हैं कि जब से नैब तरामीम आई हैं, नैब ने कितनी इंक्वायरीज क्लोज की हैं, कितनी इन्वेस्टिगेशन रोकी हैं, और इससे भी बड़ा हुक्म ये कि ये जितने रेफरेंसेज वापस आ रहे हैं नैब को, ये किस फोरम पर जाएंगे। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब ने यह वाज़ेह किया है कि जो एसेट्स हैं इस मुल्क के, वो इस मुल्क के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स और ब्यूरोक्रेसी के पास अमानत हैं, असल उसके मालिक पाकिस्तान के अवाम हैं, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के असासों को जो लूट मार की गई है
उसको आसानी से किसी को हजम नहीं करने देगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो सारा रिकॉर्ड तलब किया है, नैब ने आज रिकॉर्ड नहीं दिया, अब आज रिटर्न ऑर्डर जारी किया गया है। ये बड़ी वो पेशरफ्त है, ये बड़ी डेवलपमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने वाजे कर दिया है कि नैब अदालतों से जो रेफरेंसेस वापस आए हैं ये किसी न किसी फोरम पर तो चलेंगे। ऐसे नहीं हो सकता जो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से तरमीम की गई हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो आज अहम एक डॉक्यूमेंट जमा करवाया है जो ख्वाजा हारिस साहब हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि जो एहतसाब का अमल है, जो एहतसाब के कवानीन है, ये 97 से मौजूद हैं, जब से 1947 से जब से पाकिस्तान बना है, और बतदरीज इसमें कवानीन सख्त किए गए हैं। ये पहला मौका है कि जब कवानीन ना सिर्फ सख्त करने चाहिए थे बल्कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दिए गए। और एक और बड़ा इंकशाफ जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ है वो ये हुआ है कि अगर किसी ने आज से 20 साल पहले प्ली बार्गेन किया था, उसने एतराफ़ किया था कि मैंने चोरी की, मैंने डकैती की, मैंने डाका डाला, मैंने इतनी करप्शन लूट मार की, इतना पैसा कमाया, मैं हाथ बांध कर एतराफ़ करता हूँ और मैं आपको ये पैसा वापस करने को तैयार हूँ। अब अगर उसने वो पैसा वापस कर दिया था, वो 5 अरब था, वो 10 अरब था, अब वो एक दरख्वास्त देगा एहतसाब अदालत में कि वो जो 20 साल पहले मैंने 10 अरब रुपये दिया था या 5 अरब दिया था या करोड़ों में दिया था, जितना भी दिया था, उस वक्त मेरे ऊपर दबाव बढ़ा था और मैंने वो जो प्ली बार्गेन की थी वो मैंने दबाव में आकर की थी। तो जज एहतसाब अदालत के कहेंगे हाँ यार इसके साथ तो 20 साल पहले बड़ी बेचारे के साथ ज्यादती हुई थी, इसको ना वो 10 अरब रुपये वापस कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि ऐसे तो कौमी खजाने से पता नहीं कितने अरब रुपए जो हैं वो वापस दिए जाएंगे। और किसको दिए जाएंगे? जिसने एतराफ़ किया कि मैंने चोरी की और उसने पैसा वापस किया। सिर्फ एक केस में जो ये है रेंटल पावर वाले केसेस, इसमें कौमी खजाने में जो पैसे आए वो 9.25 अरब रुपए हैं, जो अब 9.25 अरब वापस जो है वो ले सकते हैं रेंटल पावर वाले जो मुल्ज़मान हैं वो। तो ये बड़ी डेवलपमेंट है। आज मीडिया पे उस तरह से इस पर बात नहीं हुई और ये नज़र आ रहा है वाज़े तौर पर कि इस केस का जो फैसला आएगा वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो बड़ी मुश्किलात खड़ी कर देगा। वो जो NRO 2 था, लगता यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एक मरतबा फिर इसके ऊपर बड़ा जो है वो बांध दिया जाएगा और जो खुशियां मना रहे हैं, जो रसगुल्ले खा रहे हैं, उनको जो है वो फिर मायूसी का सामना होगा। सदीक जान, यकीनन ये बड़ी अहम डेवलपमेंट्स है, क्योंकि वो तो था कि 50 करोड़ से नीचे की अब तो जो करप्शन नैब देख नहीं सकेगा, तो वो वाकई केस सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रही है कि वो केसेस किधर जाएंगे, क्या होगा। तमाम रिकॉर्ड जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा तो वो फिर जाहिर है जो माजी में हम देखते हैं जलने का और गायब होने का, कम से कम उससे तो महफूज होगा। फिर देखते हैं इस पर आगे क्या होता है। लेकिन अभी तक तो जाहिर है कि जो सोचा गया था हुकूमत की तरफ से शायद उसके लिए धचका तो है। अब इलेक्शन कमीशन की अगर बात करें नूर आरफीन, तो इलेक्शन कमीशन ने एक तरफ कहा कि जी पंजाब में आप करवा क्यों नहीं रहे इलेक्शन, सिंध में उन्होंने फिर पोस्टपोन कर दिए हैं और कोई गैर मुय्यना मुद्दत है जब तक चाहे पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत वो ना करवाए इलेक्शन, बल्दियाती इलेक्शन। जबकि वज़ीर आला सिंध कह रहे हैं इस वक्त इलेक्शन में हमारी सबसे बेहतर पोजीशन है। तो पीपल्स पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती हो गई। खुद ही उन्होंने किसने लिख दिया पर लेटर, पोजीशन अच्छी है, इलेक्शन करवाएं तो प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेटर लाकर कराची के जो 15 साल से मसाइल या उससे भी पहले कई दहाइयों से हल नहीं हुए वो हल हो जाएं। अच्छा, ये आपकी तजवीज़ है, ये तमन्ना? सब भी कुछ है। मैं तो उनसे गुजारिश कर रहा हूँ सिंध हुकूमत से कि वो कहते हैं कि जी बल्दियाती इख्तियारात कभी भी हमारे पास नहीं रहे। पीपल्स पार्टी ये कहती है ना MQM के पास रहे, MQM ने काम नहीं किया कभी, तो अब उनकी पोजीशन बेहतर है। अभी तो उन्होंने इलेक्शन भी जीत लिया है वहाँ पर कराची में ज़िमनी इलेक्शन। तो उसके बावजूद आपके ख्याल में क्यों पीपल्स पार्टी ये लिख रही है कि जनाब नहीं हो सकता? और इलेक्शन कमीशन मान भी रहा है उनकी बात, पहले तो नहीं मानी, यही बहाने बनाए थे, तो उन्होंने कहा नहीं ज़िमनी इलेक्शन तो होगा। अब उन्होंने कहा कि जनाब हमारी पुलिस जो है वो लॉन्ग मार्च रोकने के लिए गई हुई है, सैलाब बहुत ज़्यादा है, हमारी तवज्जो वहाँ पर है। तो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया ठीक है जनाब, आइन में अगर दर्ज भी है बल्दियाती इलेक्शन होने चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, रहने देते हैं। इलेक्शन कमीशन अगर इलेक्शन करवा भी देता तो भी इलेक्शन में यहाँ क्या हो जाना था? इलेक्शन में किसको यहाँ क्लियर मैंडेट मिल जाना था? वोट बैंक आपका ऑलरेडी डिवाइडेड है, स्प्लिट है। अवाम इलेक्शन के इस एक पैथेटिक प्रोसेस से दूर हो चुके हैं। कराची में हालिया ज़मीनी इंतखाब ने ये बात साबित कर दी है कि वो इलाके जो मुत्तहदा का गढ़ समझे जाते थे वो मुत्तहदा के हाथ से निकल गए हैं। इमरान खान साहब को अब्दुल हकीम बलोच की जानिब से शिकस्त फाश जिसको कहते हैं एक आई ओपनर है। और दूसरी तरफ जो मुल्तान में हुआ, मुल्तान की रिवायती नशिस्त ख़ुद अपनी मौरूसी हरकतों की वजह से वहाँ की मकामी क़यादत ने जो यूँ समझिए कि तोहफे में दे दी, ये क्लियर इंडिकेशन है कि अब ये आधा घोड़ा आधा गधा इसी तरह से ये सारा सिस्टम चलता रहेगा।
कराची की हद तक अगर हम बात करें तो कराची में ये दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम हो चुकी है। PSP महाजिर कौमी मूवमेंट, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, मुत्तहदा लंदन तो ज़ाहिर है कि वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है अभी इस वक्त। अवाम को इस एक वक्त में किसी पर एतबार नहीं है। ये जो आपको इस वक्त स्क्रीन पे चंद अदाकार नज़र आ रहे हैं, सियासी अदाकार, ये वो लोग हैं कि जो हर मर्तबा इसी तरह से कपड़े सिर्फ बदल लेते हैं। ये कपड़े बदल करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बयानात इनके आज तक वही हैं, आज तक इनके बयानात वही हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों के घर वाइल बीइंग प्रोड्यूसर मैं जा चुका हूँ। ये जितने बड़े बड़े महलात में रहते हैं, इनके जितने जो मुलाजिम हैं, इनके पास जो बाहर टेंट लगा होता है इनके गार्ड्स का, सरकारी गार्ड्स इनके साथ होते हैं। आपको लगता है कि ये वाकई इस एक बात से इनको कोई फ़र्क पड़ेगा कि कराची में बल्दियात का जो सेटअप है वो ना होने से आवाम को कितनी दुश्वारी का सामना है? वसीम अख्तर का एक क्लिप किसी ने मुझे भेजा, हालांकि मैं देखता तो नहीं हूँ, अपने वक्त गुजारी के लिए मैं सोचता हूँ कि रेसलिंग वगैरह देख ली जाए तो ज़्यादा बेहतर है, या कोई कार्टून वगैरह। लेकिन किसी ने मुझे वसीम अख्तर का एक क्लिप भेजा। ये बेचारे बैठे हुए कह रहे थे, उसने पूछा भाई आपने इस्तीफ़ा क्यों नहीं दिया? ये सवाल वो है जो मैं इनसे उस एक इंटरव्यू से पूछता आ रहा हूँ जब ये इन्होंने मेरे प्रोग्राम में आने की गलती की थी पिछले प्रोग्राम में, पिछले चैनल में, और उसके बाद से ये नहीं आए। वसीम अख्तर ने जवाब दिया, जनाब मन कि मैं वहाँ बैठा हुआ आवाज़ बुलंद कर रहा था और आवाज़ बुलंद करने का नतीजा ये हुआ कि पीपल्स पार्टी को अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगाने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छा, अब आप कुर्बान न जाएंगे ऐसी मासूमियत पर? अबे भाई, पीपल्स पार्टी अपने एडमिनिस्ट्रेटर लगा देती तो वो मुझे असबियत की निगाह से देखते, बस यही होता ना। वो मुझे मक्कड़ मटरवा, पनाहगीर, महाजिर, उर्दू बोलने वाला समझ करके और धुतकारते, मुझे रांदा दरगाह समझते, और आपने मुझे अपनी रियाया समझ करके नज़रअंदाज किया। आपको गुले दाऊदी की नुमाइश से फुर्सत नहीं थी। खालिद मकबूल को पता नहीं है बारात कहाँ जा रही है। मुस्तफ़ा कमाल साहब को क्या वेल्डिंग वाला चश्मा पहन करके घूम रहे हैं? उनको नहीं पता कराची में जो है वो कितना वैक्यूम आ चुका है। कराची बिल्कुल लिटरली, एक बहुत बड़ी हस्ती ने मुझे एक सजेशन दिया काइंड ऑफ, उन्होंने मुझे कहा कि यार पीपल्स पार्टी को कराची वालों से कोशिश करके पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिलवाना चाहिए। मैंने पूछा हजरत इसकी वजह? कहने लगे कि कराची को सिर्फ पीपल्स पार्टी सर्व कर सकती है क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास इनडेफिनेट अल्टीमेट पास है, सूबा उनके पास है। MQM या कोई और पार्टी नहीं कर सकती, और जानबूझ करके वो ऐसा नहीं कर सकती, उसकी वजह भी है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि पीपल्स पार्टी कराची को ओन करने के लिए कराची वालों से बात क्यों नहीं करती? वो लोग जो पीपल्स पार्टी के सबसे बड़े तनकीद निगार हैं, पीपल्स पार्टी वजीर आला हाउस, बिलावल हाउस के दरवाजे, मीडिया हाउस के दरवाजे, मीडिया सेल के दरवाजे, उनके ऊपर खोल करके अवामुन्नास से रुजू क्यों नहीं करती कराची के कि भाई जो कुछ अब तक हुआ वो MQM की गफलत थी, पीपल्स पार्टी हैज नथिंग टू डू विद इट। ये हमारा क्लियर इंटेंशन है टू डेवलप कराची। ठीक है, और इसके लिए अब हमें कराची वालों की सपोर्ट चाहिए। ये हमारे पास एक स्ट्रेटजी है, ये प्लान है। मुर्तज़ा वहाब और हमारा पूरा जो सेटअप है, हमारी जो पूरी जो टीम है, वो अब कराची को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बनाने के लिए डे नाइट लेट्स फाइट वाले तरीके से जो है वो काम करेगी। कराची में इस तरह की आपको लगता है कि कोई जिसारत कर सकता है? भाई बजट अभी आगे आरफीन नामा मैं आपको बताता हूं, ये असल मामला सिर्फ बजट का है। सही है, चंद सेकंड है मेरे पास, चंद सेकंड है। सदीक जान, ये इलेक्शन एक दफा फिर मुलतवी हो गए, पीपल्स पार्टी जो कहती है वो हो जाता है। ये तो आज नून लीग के शकूक शुबहात को मजीद तकवीत मिली है। वो कहते हैं कि हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कहा कि इलेक्शन मुलतवी कर दें। बिलावल ने ट्वीट किया था कि होने चाहिए, इलेक्शन हो गए, ज़िमनी इलेक्शन की बात कर रहा हूँ। अब पीपल्स पार्टी मुश्किल में थी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए, और इससे पहले जो ज़िमनी इंतखाबात उसमें दोनों सीटें पीपल्स पार्टी जीत गई है। तो नून लीग को अब शक होने लग गया। आपको याद होगा मरीम नवाज साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिलावल साहब के बारे में क्या कहा था कि ये नए क्या हैं। तो अब नून लीग को फिर शकूक शुबहात होने लगे कि लगता ये है कि पीपल्स पार्टी के मामलात बहुत बेहतर चल रहे हैं और हमारे हवाले से चीज़ें जो हैं वो, और इसलिए भी कि 2 सीटें जो मिली हैं नेशनल असेंबली की वो तो पीपल्स पार्टी को मिली, तो कुछ भी नहीं मिला। ब्रेक लेते हैं जी, और ब्रेक के बाद बात करेंगे क्या तहरीक इंसाफ ने सही फैसला किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जाकर। ब्रेक के बाद अब पता चला।
चला। तहरीक इंसाफ कह रही है कि जी जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो जानिबदार हैं, और ये काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब ये बात करते रहे हैं, इल्ज़ामात लगाते रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। लेकिन अब जिस तरह से डेवलपमेंट्स हुई हैं, एक तरफ पंजाब के हवाले से कह रहे हैं जी हाँ ज़मीनी बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो रहे, तो अब इस पर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और दूसरी तरफ तीसरी मरतबा 3 महीने में ये हुआ कि पीपल्स पार्टी कहती है कि इलेक्शन मुलतवी किए जाएँ, तो कराची में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी कर दिए जाते हैं। अब ये मेयार भी नज़र आ रहा है, इसके अलावा और भी बहुत से केसेस। तो अब इसको बाकायदा जो एक आइनी तरीका है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने का, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कि जिस तरह से किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाना हो तो जो तरीक़ाकार अपनाया जाता है, उसका आगाज़ अब कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। नूर आरफीन, आपको क्या लगता है? अब तो बहुत से लोग ये बात करने लग गए हैं जी इमरान खान सब तो कहते थे, लेकिन अब जिस तरह से जो भी बात आती है पीपल्स पार्टी की तरफ से वो ज़्यादा मानी जाती है। तहरीक इंसाफ अगर कहे, खैबर पख्तूनख्वा में हमने देखा वो उस तरह से मुलतवी नहीं किए गए, तो कई जगहों पर हमें ऐसे लगता है कि मसाइल तो हैं और लोग एतराज़ भी कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे एतराज़ तो खैर पहले दिन से किया जा रहा है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी जो इंतखाबात हुए हैं कराची में, ज़मीनी इंतखाबात, उसमें यानी इमरान खान साहब PTI का मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को शिकस्त देना, और यानी वहाँ पीपल्स पार्टी का भी एक जुज़वी एतमाद तो कम से कम इलेक्शन कमीशन पे है अब्दुल हकीम बलोच की जीत की सूरत। मेरा ख्याल है ज़मीनी इंतखाबात के नतीजे से तो वो कंट्रोवर्शियल साबित नहीं हो रहे, वरना 6 सीटें तो PTI को ना मिलती। 8 में से 6 सीटें, 8 हलकों से जहाँ इमरान खान साहब खड़े हुए थे 2 जगह हाथ हो गया, लेकिन 6 जगह तो सीटें वापस आ गई हैं। तो उस सूरत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस एक मामले से देखिए, बहरहाल अब बात निकली है तो फिर दूर तक ना चली जाए। मैं कोशिश करता हूँ बच बचा के, ये क्या इलेक्शन यहाँ इलेक्शन कमिश्नर्स वगैरह करवाते रहें? क्या हुकूमतों को आप इल्ज़ाम देंगे कि वो गवर्नेंस नहीं कर पा रही? मैंने कल भी कहा था आपसे कि यहाँ मिफ्ता इस्माइल जैसा ची गुवेरा, नवाज़ शरीफ जैसा टार्जन, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे नाम हैं, अगर नाम लिया तो फिर पता नहीं बात कहाँ जाके रुकेगी। इन सबको उस एक सिस्टम की ख़राबियाँ सिर्फ उस वक्त नज़र आती हैं कि जब अपना दाल दलिया आप खा चुके होते हैं। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर्स पाकिस्तान की तारीख़ में आते हैं, आते रहे हैं और आते रहेंगे इसी तरह से। नैब के चेयरमैन आते थे, आते हैं और आते रहेंगे। आज मैं एक ट्विटर पे वो ख़बर देख रहा था, किसी ने लिखा है कि शहजाद अकबर के गिर्द घेरा तंग, उस वक्त से प्रोग्राम के होने तक मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। अच्छा। भाई शहजाद अकबर तो मुल्क छोड़ के कब का चला गया, ये नैब का घेरा तंग कैसे हो गया? मतलब वो वहाँ लंदन में हाइड पार्क में झूला झूल रहा होगा, बच्चों के साथ आइसक्रीम खा रहा होगा, स्ट्रॉबेरी शेक पी रहा होगा, और नैब ने अपने तौर पर घेरा तंग कर दिया। मैं कोशिश करूँगा कि मामला सिर्फ नैब तक ही रहे, किसी और जगह ना जाए, वरना आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो बहुत खौफनाक हैं। और मुझे वैसे भी कोई उम्मीद किसी भी हवाले से, किसी भी जगह से नहीं है इस एक निज़ाम के हवाले से। तो आप सिर्फ इलेक्शन कमीशन के हवाले से ये सुन लीजिए कि भाई ये इलेक्शन करवाना सिर्फ इलेक्शन कमीशंस की और इलेक्शन कमिश्नर्स के गले में इल्ज़ाम डाल देना और फिर उनको उसके ऊपर तबर्रा फरमाना, ये मेरा ख्याल है, आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, कि ये थोड़ा सा ज़्यादती है। जिस बेचारे को यहाँ जो काम करने के लिए कहा जाता है, जो स्क्रिप्ट के मुताबिक उसका काम होता है वो करता है, और उसके बाद जिस वक्त उससे कहा जाता है कि मियाँ इसके बाद अब तुमने टार्जन बनना है, इसके बाद अब तुम आर्नल्ड शिवाजनीगर की अदाकारी करते हुए नज़र आओगे, बस फिर वो वहाँ से बदलता है। वो फिर कहता है कि जी जहाँ से जाग गए वहीं से सवेरा है। अब फिर सिविलियन बालादस्ती और सुप्रीमेसी, भाई ये सब नाटक है, ये सब नाटक है। बाकी आप गए हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, मैं 2 नफिल आज पढ़ लेता हूँ, ठीक है, आपके कहने पे, कि कम से कम किसी को तो इंसाफ मिल जाए, चाहे PTI को ही मिले। अच्छा, अब सिद्दीक जान, ये जब सारा मामला उठा तो कई साल नहीं है, चंद साल पहले ये मजमून एक अंग्रेज़ी रोज़नामे में छप गया, बल्कि मजमून नहीं, इसको रिपोर्ट कह लें, कि सईद मेहदी साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते थे, नवाज़ शरीफ साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे उस वक्त, और जो सिकंदर सुल्तान राजा साहब है मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इन्होंने बाकायदा लॉबिंग की
कि किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास भी गए, जी मैं कमिश्नर मुझे बनवा दें, या मेरा नाम आ गया है, लॉबिंग की, उस वक्त भी जाके नवाज शरीफ साहब से मिलते थे। अब इमरान खान साहब को ख्याल आता है, वो कहते हैं कि जी ये मुझसे सबसे बड़ी ज़िंदगी की जो गलती हुई है, एक ये हुई है, दूसरी उन्होंने कहा जी अभी नहीं मैं बताता, और वो तब से इनको टार्गेट कर रहे हैं। और ये भी कहते हैं कि जी ये तो फ़लाँ ने लगवाया, हमें कहा गया कि ये बंदा बड़ा इंडिपेंडेंट है। तो क्या उस वक्त उन्होंने ट्रस्ट कर लिया, बैकग्राउंड नहीं चेक किया कि ये तो उनके बड़े करीब हैं शरीफ ख़ानदान के, उनसे पुराने इनके ताल्लुकात हैं। अब ये रेफरेंस है, उसमें ये भी कहा जा रहा है जी सिर्फ 11 इन्होंने इस्तीफ़े खुद से मंजूर कर लिए, 123 सलाह के थे, वहाँ पर अब ज़ाहिर ज़मीनी इलेक्शन हुए, ये मुलतवी करना इलेक्शन जहाँ से मतलब जानिबदारी इनकी ज़ाहिर होती है। तो ये चीज़ें अब ये कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इतनी मजबूत ग्राउंड्स होंगी अब आकर? देखिए, मैं इसमें आपको एक चीज़ तो बता देता हूँ, ज़ाहिर है इसके 3 मुख्तलिफ तरह के पहलू हैं। एक ये है कि जो बात आपने कही कि जब से ये एक तो इनकी अपॉइंटमेंट है ना, वो तो इमरान खान साहब खुद मानते हैं कि उनसे गलती हुई, और जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई, जब इनका नाम आया सिर्फ, तो उसके साथ ही जंग और दी न्यूज़ अखबार में खबर लगी थी कि सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने मियां नवाज शरीफ से रब्ता किया और उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या हुक्म है। तो बात तो वहीं पे ख़त्म हो गई थी, और उससे कोई डिनाई भी नहीं किया गया, उसकी तरदीद भी नहीं की गई उस खबर की आज तक। उसके बाद फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने अपनी अपॉइंटमेंट से लेकर आज तक सिर्फ एक ऐसा फैसला किया है जो नून लीग की मर्जी और मंशा के खिलाफ था, और वो था जब अभी उन्होंने कहा था कि ज़िमनी इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी कर दें, तो उन्होंने नहीं किया था। तो उस पर नून लीग को शकूक व शुबात हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी बात नहीं मानी तो वो कौन है जिसकी बात में इतना वजन था कि वो उसको इनकार नहीं कर सके। तो ये पहली बार ऐसे हुआ है, वरना तो आप देखें डस्का इलेक्शन से लेके, और जब आप देखें उस वीडियो के ऊपर, जो वीडियो ये गिलानी साहब के बेटे की आई थी जिसमें वो पैसे बांट रहे हैं और ज़मीन खरीद रहे हैं, अरकान असम्बली को खरीद रहे हैं, और स्टिंग ऑपरेशन किया गया तहरीक इंसाफ के MNAs की जानिब से, और वो वीडियो ला के रखी गई कि देखें जी ये हमें ख़रीद रहे हैं और ये उनकी वीडियो मौजूद है। तो आप यकीन करें कि इतनी हैरान कुन बात थी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और इलेक्शन कमीशन में इमरान उनके पीछे पड़ गए कि तुमने वीडियो बनाई तो बनाई क्यों है। अच्छा, फिर वीडियो पे सवाल उठाने लगे, इसका एंगल वाइड क्यों नहीं है, ये इस तरफ से क्यों नहीं है, ये इस तरफ से क्यों है, इसमें फलाने का चेहरा ऐसे क्यों नजर आ रहा है, फलां नीचे क्यों देख रहा है, फलां ऊपर क्यों देख रहा है, छुपके क्यों बनाई गई है। उनको उल्टा घेर लिया कि तुम इधर आओ ना कटहरे में, ज़रा तुमने ये वीडियो कैसे बनाई है, उसको तो छोड़ दें। ये ऐसे ही है कि कोई कत्ल कर रहा हो और आप वीडियो बना लें और पुलिस आपको धर ले कि तुमने वीडियो बनाई कैसे है कत्ल की। कातिल को तो छोड़ देना, मकतूल को इंसाफ मिलता रहेगा, तुम बताओ कि तुमने वीडियो क्यों बनाई है। बिल्कुल वैसे ही था। फिर उसके बाद जब नून लीग ने जो रहा वो कुछ हुआ, KPK कहता है कि जी यहाँ मौसम के ये मामलात हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं नहीं यहाँ तो इलेक्शन होगा। जब इधर जो कराची में नज़र आ रहा है कि PTI और जमात इस्लामी जो है वो सियासी तौर पर तहस नहस कर देंगे इनको, पीपल्स पार्टी को, वहाँ वो इलेक्शन जो है वो मुलतवी कर देते हैं। और ये जो NA 237 है, इसके अगर आप 2018 के इलेक्शन के देख लें और ज़रा वहाँ तफसील से बात कर लें उस हल्के के लोगों से, और फिर जिस तरह से इस हल्के को मैनेज किया गया, मैंने आपको बताया था कि सिर्फ ये वो वाहिद हल्का है जितने भी ज़िमनी इलेक्शन वाले हल्के थे जहाँ पे सिर्फ 10,000 वोटों का इजाफा हो। ये बड़ा मैनेज किया हुआ हल्का था पहले से ही, ये आपने किया इलेक्शन की वजह से पहले से मैनेज किया, और यही वजह है कि इसमें इस जगह से इस्तीफा जो है वो कबूल किया गया। और फिर वहाँ देख लें किन किन लोगों ने और किन किन जमातों ने किस तरह से सपोर्ट किया। धांधली की वीडियोज आ चुकी हैं। तो चले अब देखते हैं सदीक जान, क्योंकि मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कि अब इस रेफरेंस का क्या बनता है। ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद आरफी नामा। अब पता चला। अब पता चला। वक्त है आरफी नामा का। जी आरफीन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का एक मज़ाहिया बयान मंजर आम पे आया है। फरमा रहे हैं कराची मईशत का इंजन है, मुल्क का 60% टैक्स देता है। बात उनकी बिल्कुल ठीक है। लूप नंबर 1 चला दें भाई। वज़ीर आला सिंध की बात बिल्कुल दुरुस्त है। अखबार में छपने के बाद तो ये बात नाबिल तरदीद हो जाती है इसलिए कि इसका मतलब है कि इस पर मोहर तस्दीक सब्त उस मीडिया की जानिब से भी कर दी गई है जो अक्सर मौक़े पर सवाल पूछने की जिसारत करता है और कभी कभी खामोश भी रहता है बावजूद। इसे खबर के मुताबिक ये तो पता चलता है कि वज़ीर आला सिंध को गिरदोपेश की कुछ खबर तो है, वो आरफीन नामा थोड़ा बहुत शायद कहीं ना कहीं पहुँचता तो है। हम बताते रहते हैं कि कराची में जो कुछ हो रहा है, कराची को नज़रअंदाज किया जा रहा है, वो उन तक नहीं पहुंची खबर। लेकिन कराची कितना सिग्निफिकेंट है मुल्क को या
सूबे को चलाने के लिए, उसका इदराक इस खबर से हो रहा है। वज़ीर आला सिंध, अगेन मैं उनको बता दूं, अधूरा इल्म आगही नहीं है बल्कि गुमराही है। आधी खबर आपने बताई है, और ये 60% मुल्क को टैक्स देने वाला शहर, यहाँ क्या क्या हो रहा है हुजूर, ज़रा पढ़ते जाइए, देखते जाइए और सर धुनते जाइए। उससे बड़ी मज़ाहिया खबर है, लूप नंबर 2 लगाओ भाई। स्कीम 33 में ज़मीन पर कब्जे। ये खबर बता रही है जनाब, पढ़ते जाइए, स्कीम 33 में ज़मीन पर कब्जे, रेंजर्स और दीगर इदारों की मदद से ऑपरेशन का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की कब्जे ख़त्म न करवाने पर डिप्टी कमिश्नर शर्की तारिक हुसैन चांडियो की सरजनिश। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में समात। क्या पुलिस कराची में मुकम्मल नाकाम हो चुकी? चोरियां डकैतियां कंट्रोल में नहीं, अब ये काम नहीं हो रहा, पुलिस वालों को तो गोलियां चलाना तक नहीं आती। जस्टिस हसन अजहर रिजवी। ऑब्जर्वेशन है कि सोराब गोट के अतराफ कोई बंदा जा नहीं सकता, सारे के सारे गैर मुल्की यहाँ रह रहे हैं, रेंजर्स मुआवनत क्यों नहीं कर रही? अब ये सारी वो बातें हैं, इस ऑब्जर्वेशन में कोई इंकशाफ नहीं है, ये सारी वो बातें हैं जो आरफीन नामा में मैं अपने प्रोग्राम में तकरीबन 4 साल से कहता चला आ रहा हूँ। मैं बताता चला आ रहा हूँ कि ये जो अफगानी पाकिस्तानी भाई भाई का टोपी ड्रामा हो रहा है, ये आधा सच है, आधा सच है। आप उनको हमारे हिस्से की गंदुम खिला करके उनको पाकिस्तान का मुती फरमाबरदार नहीं बना सकते। आप यूएई में मुनक्किदा मैच में जो उन्होंने अपनी औकात दिखाई, उन लोगों ने जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की तौहीन की, पाकिस्तान के परचम की बेइज्जती की, आप उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत नहीं पैदा कर सकते। पिशावर में कचरा चुनने वाला वो हामिद करजई, वो वहाँ जा कर के उसने अपनी नस्ल बताई, वहाँ जा कर के वो बदबख्त अमेरिका के जूते सर पे रख करके और वजीर आज़म बना। और भाई ये हिस्ट्री है, ये हिस्ट्री है, एंड यू कांट चेंज इट। हिस्ट्री को बदलने के लिए जाओगे तो हिस्ट्री का कुछ नहीं जाएगा, आप गुमराह ज़रूर हो जाओगे। आप उनको गंदुम भेजो, लेकिन आप उनसे वफा उनके दिल में नहीं कर सकते। ये बात जो है कि सोराब गोट के पास कोई बंदा नहीं जा सकता, मैं ऑन एयर बात कर चुका हूँ, चैलेंज कर चुका हूँ। मैं पेट्रोल अपना लगा करके अपनी सेकेंड हैंड गाड़ी में बिठा करके ले जा करके मुतल्लिका इदारों के सरबराहान को वहाँ विजिट कराने की पेशकश तक कर चुका हूँ। क्या किसी ने इस बात पर कोई सुनवाई की? सारे के सारे गैर मुल्की यहाँ रह रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा मनशियात फरोशी, असलहा और ऐसे ऐसे जराइम जो ऑन एयर में बात भी नहीं कर सकता, वो सोराब गोट और इससे मुताल्लिका इलाकों में पनप रहे हैं, और ये करने वाले वही हैं जिनको आप भाई बना करके बैठे हैं। दूसरी बात, रेंजर्स मुआवनत क्यों नहीं कर रही? मेरा ख्याल है इस पे बात ना की जाए, कहीं ऐसा ना हो कि आप समझ रहे हैं फिर नजरिया ज़रूरत को बेचारे को ठेस लग जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं गद्दारी का मुर्तकिब हो जाऊं। और रह गई पुलिस, तो खून हल्का हवालदार का ही होता है, पुलिस के खिलाफ तो न जाने कितने प्रोग्राम्स हैं। इस एक बात पे पुलिस वालों को कोसे बगैर आगे बढ़ जाते हैं। अगला लूप चलाएं भाई। सिंध पुलिस के 101 एहलकार, ये उस कराची की बात हो रही है जिसका वज़ीर आला एतराफ़ कर रहा है कि सिंध का सबसे बड़ा शहर है कराची, 60% टैक्स दे रहा है। सिंध पुलिस के 101 एहलकार मुनज़्ज़म जराइम में मुलव्विस, रिजर्व पुलिस में तबादला। तालियां, सुभान अल्लाह। जो जराइम में मुलव्विस हैं उनको आपने रिजर्व पुलिस में भिजवा करके और आपने इंश्योर कर लिया कि वो आपके लिए तबाही और बर्बादी का कोई नया दर नहीं खोल लेंगे। और भाई, वंस अ पैदागीर ऑलवेज अ पैदागीर। वो सियासतदान हो, वो जर्नलिस्ट हो, वो फलाना हो, वो ढिमकाना हो, अगर उसने हराम खाने का तहिया किया है, जिसको अल्लाह माफ़ करे, माज़ल्ला मेरे मुंह में खाक, जिसने अल्लाह ताला की किताब हिदायत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को दरखूर इतना नहीं समझा, वो आपके तबादले को लिफ्ट कराएगा। लेकिन सुभान अल्लाह, इस निज़ाम के पालनहारों की मैं इंटेलेक्ट की दाद देता हूँ। आप पिछले सेगमेंट में वीडियोज़ की बात कर रहे थे, मैंने कुछ नुकात लिख के रखे थे वीडियोज़ के बारे में। मेरे भाई, यहाँ वीडियो वाला ही आगे आता है, हमारे ऐसा तो इक्का दुक्का ही कोई मिलेगा आपको जो चीख चीख के कह रहा है कि यार इतनी सारी वीडियोस का मौसम है, कोई हमारी भी रिलीज कर दो। वीडियोस अब्दुल मजीद अचकजई वीडियो उसकी मौजूद है। सरेरा उसने एक कांस्टेबल को अपनी गाड़ी के नीचे ले लिया और वहां से कहा गया कि अदम सबूत की बिना पे इनको बरी किया जाता। आई लव यू, आई लव यू। बच बचा करके बात कर रहा हूं, बच बचा के।
कहीं खुदा ना खास्ता कोई ये ना समझे कि मैं तौहीन कर रहा हूं। ना भाई, हाथ जोड़ करके कर रहा हूं, दस्त बस्ता। वीडियो की बात हुई, एक मैं इंटरमीडिएट में था, एक औरत का रेप हुआ, उसकी फोटोग्राफ्स कहीं से उस औरत ने हत्या करके और वो अदालत में पेश कर दी। अखबार में खबर पढ़ रहा हूं मैं, इंटरमीडिएट की बात है 1995 की। और वहां से जो फैसला आया उसमें एक आ गया कि जी ये सबूत जो है वो सफिशिएंट नहीं है, फारिग। तो क्या करेगा आम आदमी? वीडियोस आ रही हैं, वीडियोस के बारे में बात कर रहे हैं। एक इस्लामाबाद में अभी थोड़े अरसे पहले एक केस हुआ है, उसामा गाजी साहब आप चेक करवा लीजिएगा मैं सही कह रहा हूं या नहीं। इस्लामाबाद में एक ग्राउंड में F9 है या I9 है, क्या है वो ग्राउंड, वहां पे एक लड़की का रेप हो गया। जो फैसला आया उसने चकरा दिया, दुनिया के बड़े बड़े दिमाग अपना घुटना पकड़ के बैठ गए, क्योंकि दिमाग में से तो नहीं सोचा जा सकता था ये घुटने से हो सकता है ये काम। जो फैसला आया उसमें एक आ गया कि जी ग्राउंड में अंधेरा इतना होता है, क्या करें, लाइटें लगवाओ। वाह, हमारे यहाँ ये जी बिल्कुल तो सही, तो ठीक हो रहा है ना, ऐसे फैसले तो हैं, ठीक हो रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुछ ऐसे फैसले हैं कि अक्ल दंग रह जाती है कि ये मुल्क में हो क्या रहा है। अगर देखने का शुक्रिया। इजाजत है तो मैं आगे जाऊं या नहीं, टाइम हो गया? आज आरिफीन मैं माजरत चाहता हूँ, टाइम आज खत्म। कोशिश करेंगे कल अगर हम उस पर मजीद बात कर सकें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सबसे बड़ी कवरेज, सबसे बड़े पैनलिस्ट, हमने तो बड़ी PMLN के वार सहे, वो भी बिला वजह। सबसे ज्यादा रिपोर्टर्स। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कोई इंतजाम इतने अच्छे तरीके से नहीं किए गए। बोल की रिवायत, सबसे पहला नतीजा। अहम खबर है बहावल नगर भी कप्तान का, PTI कामयाब, मुकम्मल गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा सिर्फ बोल न्यूज पर। लम्हा बा लम्हा इलेक्शन की खबर सिर्फ बोल पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।